किसी भी जिले की पुलिस की सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है, पद होता है, वो होता है एसएसपी का पद। और एसएसपी के सामने जाने की, चाहे वो कांस्टेबल हो, होमगार्ड हो, दरोगा हो या इंस्पेक्टर हो या सीओ हो, आसानी से हिम्मत नहीं पड़ती है। जब सामने जाते हैं तो सामने जाने के बाद कई बार ये देखते हैं कि आखिरकार अधिकारी का मूड कैसा है। लेकिन एक दरोगा अपने कई साथियों के साथ एसपी के दफ्तर में जाता है और जाने के बाद कहता है कि हम तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। जैसे ही एसीपी ये बात सुनता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने का थोड़ा मौका तलाशता है और वो इधर उधर फोन घुमाने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन अधिकारी यानी कि दरोगा और बाकी जो अधिकारी पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि आपको तो जेल चलना ही पड़ेगा, हर हाल में चलना पड़ेगा। जब एसीपी ने आनाकानी की, तब दरोगा ने उसे पकड़ा और पकड़कर घसीटते हुए सीधा थाने लेकर जाता है। कुछ देर उसे बैठाया जाता है, फिर मेडिकल चेकअप कराया जाता है और मेडिकल चेकअप कराने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। बात यहीं पर नहीं थमती है, बल्कि कुछ दिन बीत जाते हैं और प्रदेश सरकार की तरफ से एक ऑर्डर पास किया जाता है कि इस व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया जाता है, यानी कि नौकरी पर रहने लायक है ही नहीं। और यही नहीं, उसे बर्खास्त करने के साथ साथ एक नोट ये भी लिखा जाता है, यदि भविष्य में ये व्यक्ति या ये अधिकारी कहीं अप्लाई करता है, आवेदन करता है, तो इसे अयोग्य घोषित कर दिया गया है, यानी कि ये किसी नौकरी पर रहने लायक है ही नहीं। जब ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था ये जानकर कि जिले का जो सबसे बड़ा अधिकारी था, उसे दरोगा या सिपाही उसे घसीटते हुए आखिरकार थाने या जेल क्यों लेकर चले गए। आज की कहानी के माध्यम से यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस एसीपी से ऐसी क्या गलती हुई थी, आखिरकार उसने ऐसा क्या बड़ा कांड कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आज के इस क्राइम के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है आसाम प्रदेश की। दरअसल आसाम प्रदेश के फिलहाल जो मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है हेमंत विश्व शर्मा, उनके पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है और मैसेज को जैसे ही वो देख रहे थे, देखने के बाद उन्होंने सबसे पहले फ़ोन इस जिले के एसीपी को किया और एसएसपी से बातचीत करने की कोशिश की। एक दो सवाल पूछे तो एसपी सही से जवाब नहीं दे पाया। अब इसी बात को देखते हुए मुख्यमंत्री थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यार ये कैसा एसीपी है, ये ठीक से बात भी नहीं कर रहा है और ठीक से सवालों के जवाब भी नहीं दे रहा है। तभी उन्होंने अपनी टीम से कहा, 12 अगस्त 2022 का वो दिन था, कि मुझे जाना है जिला सोनितपुर का एक गांव लगता है प्रिजा पथार, वहां जाना है। जैसे ये बात अपने अमले को बताई जाती है, अमले को यानी कि किसी भी जगह पर मुख्यमंत्री का दौरा होता है तो पहले से ही तैयारी हो जाती है, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लग जाती है, सुरक्षा व्यवस्था का मामला होता है। और जो प्रिजा पथार जो गांव होता है, उसके इर्द गिर्द चारों तरफ पुलिस फोर्स जब तैनात हो जाती है, तो लोग पूछ रहे थे कि आखिरकार मुख्यमंत्री यहाँ क्या करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जब जाते हैं, जाने के बाद एक मजदूर परिवार होता है और मजदूर जो कि सुबह शाम मजदूरी किया करते थे, बेचारे इसी तरह से मजदूरी करके ही अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे थे। मुख्यमंत्री जाते हैं, हाथ जोड़कर उस मजदूर महिला, मजदूर पुरुष के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ वाकई बहुत गलत हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। बस मैं वही जानने के लिए आया था। जैसे मुख्यमंत्री ये बात कहते हैं, तो मुख्यमंत्री की बात सुनने के बाद वो महिला और पुरुष जो मजदूर होते हैं, वो रोने लगते हैं और रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि साहब, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार मामला क्या है। जो मजदूर महिला होती है, दरअसल वो कहती है कि अभी कुछ दिन पहले ही तो एक त्योहार गया था, वहाँ पर एक बिहू त्योहार होता है कुछ, तो घर पर इसी की एक बेटी है जिसकी उम्र 13 साल के आसपास है। वो बेटी कहती है कि मैं अब कहीं नौकरी नहीं करने जाऊंगी, मुझे नौकरी नहीं करनी है। दरअसल वो लड़की एक घर में एक फौजी के यहाँ नौकरी के रूप में, जो है नौकरानी के रूप में काम किया करती थी। और वो त्योहार पर अपने माँ बाप के पास आई थी। माँ से कहती है कि माँ, अब मेरा मन भर गया है, मुझे कोई नौकरी नहीं करनी है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, मेरा किसी स्कूल में एडमिशन करा देना, अब मैं पढ़ना चाहती हूँ, नौकरानी बनकर नहीं बल्कि कुछ बनना चाहती हूँ। जैसे ही माँ ने ये बात सुनी, तो माँ ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारे जाने का मन नहीं करता तो ना जाओ, लेकिन कोई बात नहीं, तुम आराम से रह सकती हो। उसने मना किया, तभी फौजी की घर में एंट्री हो जाती है और आने के बाद उस 13 साल की उस लड़की को, जो नौकरानी होती है जिसका नाम मंजू होता है, उसको ज़बरदस्ती पकड़ा जाता है और साथ लेकर चले जाते हैं। अब साथ लेकर चले जाते हैं, अभी एक सप्ताह ही गुजरा था। एक सप्ताह गुजरने के बाद पता चलता है कि वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही, यानी कि वो मर चुकी है, यानी कि उसने अपनी जीवन लीला को हमेशा के लिए समाप्त कर लिया है। जैसे ही माँ ने ये बात सुनी, माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। माँ नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है और जाकर पूरी कहानी बयां करती है, लेकिन माँ की कोई सुनने वाला था ही नहीं। और उसका जो पति होता है, वो भी रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए जाकर बताते हैं कि मेरी बेटी
जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन वो फौजी ज़बरदस्ती लेकर चला गया। जब ये बात सुनी जाती है, अब ये बात होती है यानी कि ये 11 जून 2022 को उसके मरने की खबर आई थी और पुलिस के पास चक्कर लगाते-लगाते वो दोनों माँ और बाप परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब कोई सुन नहीं रहा था, तभी एक स्थानीय छोटा-सा पत्रकार, छोटे से अखबार में काम करने वाला वो लड़का जाता है और इस मज़दूर महिला से बातचीत करता है। इस मज़दूर पुरुष से बातचीत करता है और बातचीत करने के दौरान जब उनकी कहानी पूछता है, तो उन्हें लगता है कि हमारी कोई बात वैसे भी नहीं सुन रहा है। तो पत्रकार ने कहा कि तुम परेशान क्यों होते हो? मैं कुछ करके देखता हूँ। बस पत्रकार ने ऐसे ही कुछ करके देखने वाली बात थी और असम प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के पास एक व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया। और वो मैसेज जब वहाँ जाता है, तो उसके बाद मुख्यमंत्री उस ज़िले के जो एसएसपी होते हैं, एसएसपी ज़िले के थे, दारंग ज़िला लगता है, वहाँ के एसएसपी राजमोहन राय, उनको फ़ोन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद पूछते हैं कि भाई ये एक मामला है, एक शिकायत मेरे पास आई है, आखिरकार क्या कहानी है, कुछ ज़रा बताओगे? जैसे ही वो शिकायत की बात आती है, शिकायत की बात सुनते ही जो एसपी होते हैं, फ़ोन कटता है, तुरंत ही आदेश करते हैं कि जो फौजी है, जिसका नाम कृष्ण कमल है, जो कि एसएसबी में काम करता है। एसएसबी एक सीमा सशस्त्र बल होता है, उसके लिए काम करता है। तो जब उसकी बात पहुँचती है, तो तुरंत ही उसको गिरफ्तार करने के लिए जो है उसको जेल भेज दिया जाता है। और एसएसपी यही बात मुख्यमंत्री से बोल देता है कि साहब परेशान मत होइए, मैं अभी जल्दी से ही कार्रवाई करता हूँ। यानी कि तुम अभी तक क्या कर रहे थे? मुख्यमंत्री का यही सवाल था कि तुमने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? अब मुख्यमंत्री को बड़ा अजीब लगता है, गुस्सा आता है। मुख्यमंत्री अभी परिवार के पास जाते हैं और जाने के बाद पूरी कहानी पूछते हैं। उनसे कुछ अपनी गलती की अदब से माफ़ी मांगते हैं। कहते हैं कि तुम्हें बहुत परेशानी हुई, तुम्हारी बेटी के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। इस मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उस परिवार को एक घर दे दिया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ आर्थिक मदद भी करना चाहता हूं और 2 लाख रुपए इस परिवार की आर्थिक रूप से मदद भी कर दी जाती है। अब मुख्यमंत्री जैसे ही अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर अपनी जगह पर पहुंच रहे थे, लेकिन अभी वो अपने गंतव्य, अपनी जगह पर पहुंचे भी नहीं थे। उनका हेलीकॉप्टर अभी उतरा भी नहीं था कि इसी बीच में जिले के जो एसएसपी होते हैं, राजमोहन राय, एसपी राजमोहन राय, एसएसपी रूपम फूकन और साथ ही प्रभारी होता है उत्पल बोरा, इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड करने के बाद अब एसआईटी का गठन कर दिया जाता है कि जो अधिकारी सस्पेंड हुए हैं उनके मामले की जांच पड़ताल की जाए कि आखिरकार इस पूरे केस में क्या मामला है, इनकी क्या गलती है। अब जब एसआईटी गठित कर दी जाती है, एसआईटी गठित करने के बाद साथ ही सीआईडी को मामले की जांच दे दी जाती है। अब सीआईडी ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि ये लड़की फंदे पर लटकी हुई थी और फंदे पर लटकने के बाद इसको पोस्टमार्टम कराया गया और एक मजिस्ट्रेट भी तैनात किया गया था। मजिस्ट्रेट का नाम होता है आशीर्वाद हजारिका और 3 डॉक्टर का पैनल जो होता है, वो पैनल इसका पोस्टमार्टम करता है, जिसमें डॉक्टर अरुण चंद्रिका डेका होते हैं, साथ ही अजंता बोर दोलाई होते हैं और अनुपम शर्मा। 3 डॉक्टर ने मिलकर उसका पोस्टमार्टम किया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यही साबित कर दिया गया कि आखिरकार इस लड़की ने पंखे से लटक कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। लेकिन परिवार के लोगों का उनको लग रहा था कि बिहू जो एक त्यौहार होता है, बिहू त्यौहार, उस पर बेटी आई थी, जाना चाहती नहीं थी, बेटी के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। एक तरफ सीआईडी जांच कर रही है, दूसरी तरफ एसआईटी जांच कर रही है। अब एसआईटी ने और सीआईडी ने जब अपनी रिपोर्ट पेश की 1000 पन्नों की, इस रिपोर्ट के माध्यम से पता चलता है कि उस लड़की के साथ वाकई बहुत बुरा हुआ है। उस लड़की की लाश दफनाई गई थी। उस लाश को जब बाहर निकाला जाता है, निकालने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाता है, तो पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उसे लड़की के जो मीडिया रिपोर्ट कहती है कि उस लड़की के साथ तो बार-बार बलात्कार हो रहा था और लड़की ने जब ये कहा कि मैं ये बात अपने माँ-बाप से बताऊंगी, तभी उस फौजी को गुस्सा आता है। उसने उसका गला दबाया और गला दबाने के बाद उसकी हत्या कर दी। अब ये बात कोर्ट तक ना पहुंच जाए, अब ये बात पुलिस तक ना पहुंच जाए, इसीलिए उस व्यक्ति ने, यानी कि उस जो फौजी था, उसने पुलिस से बातचीत की, यानी कि थानेदार से। थानेदार को 2 लाख रुपए दिए और 2 लाख रुपए एसएसपी के पास पहुंच जाते हैं और इस पूरे प्रकरण का जो हत्या का था, उसे दूसरा रूप, दूसरा एंगल दे दिया जाता है। अब उस लड़की का जब बलात्कार, उसके बाद हत्या होती है, अब ये बात उस पत्रकार के माध्यम से ऊपर तक पहुंच जाती है। सीआईडी जब इस मामले की जांच करती है, जांच करने के बाद इन तीनों को पहले निलंबित कर दिया गया था, लेकिन निलंबित करने के तुरंत बाद ही जैसे सीआईडी की रिपोर्ट आती है, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब चाहे राजमोहन राय एसपी साहब हो या फिर रूपम फूकन एएसपी हो या थानेदार हो उत्पल बोरा, जब इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है, साथ ही जो मजिस्ट्रेट होता है आशीर्वाद हजारिका, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जो डॉक्टर का पैनल था, 3 डॉक्टर थे, उसमें डॉक्टर अरुण, डॉक्टर अजंता
डॉक्टर अनुपम, इन तीनों को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। और जब जेल इन्हें भेजा जा रहा था तो उसके बाद फिर मामले की जांच यही थमती नहीं है, लगातार चलती रहती है। 1 अप्रैल 2024 को असम सरकार ने उस एसपी को बर्खास्त कर दिया कि अब ये नौकरी करने लायक है ही नहीं। इस व्यक्ति को बिल्कुल बिल्कुल भी नौकरी पर इस अधिकारी को नौकरी पर ना रखा जाए। और 6 अप्रैल 2024 को सोशल मीडिया के माध्यम से जो उस प्रदेश के यानी कि असम प्रदेश के डीजीपी होते हैं जीपी सिंह, ये सोशल मीडिया के माध्यम से बताते हैं कि ये अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। ये कभी भविष्य में किसी नौकरी पर आवेदन करने लायक भी नहीं है, क्योंकि इन्हें पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने जिस बात की कसम खाई थी कि किसी गरीब, किसी असहाय, किसी पीड़ित को न्याय दिलाएंगे, और उसी के बदले में ये पैसा खा रहे हैं। जबकि उस लड़की के साथ इतना गलत होता है, जब ये घटना लोगों के सामने पहुंचती है, मीडिया के माध्यम से पहुंचती है, तो ये घटना एक मिसाल बन जाती है कि कानून तोड़ने वालों का बुरा अंजाम होता है। और चाहे वो एसीपी हो, दरोगा हो, डॉक्टर हो या मजिस्ट्रेट हो, इस घटना ने वाकई उस प्रदेश के लोगों में मुख्यमंत्री के प्रति जो विश्वास जगाया, वो अपने आप में वाकई काबिल तारीफ़ है। और वाकई तारीफ़ करनी भी चाहिए। उस बेटी ने, उस लड़की ने जो जितना सहा था, उसको वाकई अब इंसाफ मिल गया है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और जो फौजी है उसके खिलाफ चार्जशीट लगाकर उसे भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि कोई भी सरकारी अधिकारी, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, यदि कोई छोटे से छोटा व्यक्ति भी ये चाहे कि उसे इंसाफ मिलेगा, भले ही उसे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इंसाफ उसे हर हाल में ज़रूर मिलता है।